नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने अगले टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि है अमेरिकी क्रांति, जिसे दूसरे शब्दों में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1492 में अमेरिका पर स्पेन का नियंत्रण था और फिर ब्रिटिश इस चीज़ को अलग तरीके से देख रहे थे कि है ना, स्पेन की कैसे कॉलोनियाँ बढ़ रही हैं, ये है अलग अलग तरीके से वो सोच रहे थे कि कॉलोनियों को बढ़ाएं। जैसे भारत एक कॉलोनी था ब्रिटिश के लिए, उस इस तरीके के कॉलोनियों को वो बढ़ाए। तो इसलिए 1588 में ब्रिटिश नौसेना ने स्पेनिश आर्मेडा, जैसे कि यहाँ पे इंडिया में होते हैं इंडियन आर्मी, तो वहाँ पे उस टाइम पे बोला जाता था स्पेनिश आर्मेडा, उसको पराजित कर दिया। और अब अमेरिका क्षेत्र पर ब्रिटिश का नियंत्रण हो गया, क्योंकि सारी की सारी ब्रिटिश नौसेना, क्योंकि हमारे देश में भी पहले देखा जाए तो कोलकाता पोर्ट पे ही आए थे वो, फिर उसके बाद सब अंदर घुसते चले गए। इनकी सबसे पहली स्ट्रैटेजी यही होती थी। तो इसलिए ब्रिटिश नौसेना ने स्पेनिश आर्मेडा को हराते ही अमेरिका क्षेत्र पर ब्रिटिश का नियंत्रण कर दिया, जिससे वो देखा जाए तो अमेरिका यहाँ आने वाले यूरोपीय बनने लगे। जितने भी यूरोपीय थे वे सारे इसमें अमेरिका में आने लगे। तो अतः यह पश्चिमी दुनिया का हिस्सा बनता चला गया। अब इसके बारे में बताता हूँ कि है ना, पश्चिमी दुनिया और नई दुनिया क्या होती है। अमेरिका में दो तरीके के काम थे स्टार्टिंग में, और जो ये यूरोप से आने वाले थे, सबसे पहले इनके बारे में बताते हैं। जो यूरोप से आने वाले थे उसमें दो प्रकार के व्यक्ति थे, जिसमें 9% थे अंग्रेज और 10% के आसपास थे अन्य। जिसमें आने वाले थे ये व्यापारी थे, और कई तो संपन्नता की चाह में, जहाँ पे उनको वहाँ पे बोलने भी नहीं दिया जाता था ब्रिटेन में, तो यहाँ पे आके अपनी पूरी स्वतंत्रता के साथ रहने लग गए। जो दंडित किए गए थे वो आके अमेरिका बसने लग गए। जो वहाँ के अपराधी थे, भिखारी थे, जिसको उस देश से निर्वासित कर दिया गया था, तो वो आने लग गए। अब आते हैं इनकी कारण पे, अमेरिकी क्रांति क्यों हुई, क्या लफड़ा था। क्योंकि पृष्ठभूमि तो जान ही ली कि है ना भाई, कैसे क्या अमेरिका का वर्चस्व आया नहीं आया, ब्रिटेन कैसे था, ये वो स्पेनिश से कैसे छीना, उस तरीके से थे। तो अब आते कारण पे। कारण हुआ ये कि इंग्लैंड से सबसे पहले आए, इंग्लैंड से आए लोग जो कि अमेरिका में आ गए, क्योंकि वहाँ से जब निकाले गए तो या जो संपन्नता की चाह में थे, तो वो अमेरिका आके भाग के आ गए। अब अमेरिका दो भागों में बट गया। सबसे पहला था मूल निवासी, जिसे रेड इंडियंस के नाम से जाना गया। रेड इंडियंस पता है क्यों दिया गया? क्योंकि स्टार्टिंग में देखा जाए तो है ना, ब्रिटेन ने सबसे पहले देखा जाए तो खोज इंडियन की थी। तो उस तरीके से वो अपने आप ही समझ रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी सोचिए कि है ना, उनकी हर एक उसका कंपनी का भी नाम यही था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसलिए उन्होंने नाम दिया रेड इंडियंस उनको, क्योंकि वो लाल लाल थे और हमारे जैसे जो नस्ल थी वो हमारे जैसी थी, इसलिए उन्होंने रेड इंडियंस नाम रख दिया उनका, मूल निवासियों का। और जो प्रवासी, जो बाहर से आए हुए लोग थे, वो वर्ष वर्ष आने लगे, आराम आराम से आने लगे, तो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई, इसलिए उन्हें अमेरिकी कहा गया। और अब आते हैं पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया, नई दुनिया के बारे में बात करें तो पुरानी दुनिया भी बताते हैं क्या था। पुरानी दुनिया जो कि यूरोप की थी, जिससे भाग कर आए थे ये, वो थी सामंती। जो सामंतवादी थी, सामंतवाद सब कुछ सामंत ही करते थे, उस तरीके से धार्मिक संघर्ष था इस्लाम और ईसाईयत में। यूरोपीय क्षेत्र बहुत ईसाईयत धर्म में ज़्यादा विश्वास करने वाला हो गया था, इसलिए भाषा भी अलग होने लग गई थी उनकी। जब इन सब का प्रभाव, पुनर्जागरण का प्रभाव इन सब पर पड़ा, तो नई दुनिया का निर्माण कहा गया, जिससे वहाँ से आने वाले लोगों को अमेरिकी कहा गया। तो धार्मिक संघर्ष नहीं रहा यहाँ पे, कोई धार्मिक संघर्ष नहीं था। मानव के तर्क और विवेक पर बल दिया जाने लगा। पुरानी दुनिया की प्रवृत्तियां अनुपस्थित थी यहाँ पे, इसलिए सब भाग भाग के आने लग गए थे। अब अमेरिका 3 हिस्सों में बट गया। देख, बट तो नहीं गया, हर एक की विचारधारा अलग अलग हो गई। जिसमें सबसे पहले थे रेड इंडियंस, जो कि मूल निवासी थे वहाँ के। दूसरे थे अमेरिकी, जो कि यूरोप से आने वाले थे, जिनको उन्होंने अपना नाम दिया था कि हम अमेरिकी हैं। तो तीसरे थे ब्रिटिश शासन। अब शासन तो ब्रिटेन ही कर रहा था, क्योंकि 1588 में उन्होंने ही तो हराया था, तभी तो जाके वो मिला था 88 में। तो इसलिए ब्रिटेन का शासन चल रहा था। और इंग्लैंड में इसी बीच में 1603 से लेकर 1688 तक
संसद में है ना राजतंत्र के बीच संघर्ष चल रहा था। इससे है ना अमेरिका की स्वतंत्रता की चेतना का निर्माण हो गया। जिससे मतलब आप कुछ भी सोचिए, मतलब कि हाँ भाई ये सोचेंगे कि है ना भाई ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत है तो हम जैसे हमारे देश में थोड़ा थोड़ा पनप रहे थे कि हाँ भाई हमें आज़ाद होना, अपना स्वराज लेना, उस टाइप में। तो अब आते हैं दूसरे वाले पे, जो कि था दोषपूर्ण शासन। दोषपूर्ण शासन में मतलब अमेरिका में अब ब्रिटेन का तो शासन था ही, तो अमेरिका में ब्रिटिश गवर्नर रखा गया। क्योंकि ब्रिटेन का ये थोड़ी है कि जैसे हमारे यहाँ पे था भारत में गवर्नर रखा जाता था, तो इसी प्रकार वहाँ पे भी ब्रिटिश गवर्नर रखा गया, जो कि दो काम करता था। एक तो मनोनीत सदस्यों की कार्यकारिणी को शासन संचालित करवाता था, और दूसरा था स्थानीय परिषद थी जो अमेरिकी लोगों से निर्मित थी। पर कुछ भी कहो, पर सारा का सारा जो कर लगाने का अधिकार तो था, परंतु ब्रिटिश कहेंगे वही होगा, वो वाली चीज़ थी। अब आते हैं तीसरे वाले पे, सप्तवर्षीय युद्ध पे। फ्रांस और इंग्लैंड में सप्तवर्षीय युद्ध चला था 1756 से लेकर 1763 तक। इसमें दोनों पक्ष, जैसे ये फ्रांस और इंग्लैंड, दोनों आपस में भिड़ गए, जिसमें फ्रांस की बहुत बड़ी पराजय हुई। और कनाडा, जो अब जहाँ पे मतलब हमारे देश के तकरीबन 20 लाख के आसपास की जनसंख्या पंजाबियों की है, तो मतलब ज़्यादातर वहाँ पे उस टाइम पे कुछ भी कहा जाए तो फ्रांस का नियंत्रण था। जब ब्रिटिश ने अमेरिकन पर हमला किया था तब भी कनाडा के पास फ्रांस था, फ्रांस के पास कनाडा था। तो इससे हुआ क्या, अब लड़ाई होने लगी। ब्रिटिश ने सोचा कि है ना भाई अब ये हार तो गया ही है, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा, तो अब सारे सारे पे कब्जा कर लेते हैं। तो उन्होंने किया क्या, इनसे परिणाम निकला क्या, युद्ध वह बढ़ गया। अतः इंग्लैंड ने वित्तीय बोझ कम करने के लिए अमेरिकी लोगों पर कर लगाना शुरू कर दिया, नए नए कर। तो इससे अमेरिका संतुष्ट होने लगे, क्योंकि कुछ भी है, किसी के आप ऊपर आप ज़्यादा मतलब कर डालते जाओगे, मतलब अपना कुछ करोगे नहीं, तो उस तरीके से कुछ भी है, कोई भी दिक्कत देने लगेगा। तो उससे कनाडा पर ब्रिटिश नियंत्रण होता चला गया, और अतः अमेरिकी लोग जो भी थे वो फ्रांस के आक्रमण के भय से मुक्त भी हो गए। उन्होंने सोचा क्योंकि अब तो सारा का सारा ब्रिटेन के नाम पे हो ही गया है, तो अब क्या डरना किसी से। तो अब वो अपने मतलब असंतोष था ना उनका, वो पूर्ण रूप से सबको दिखाने लग गए। अब सड़कों पे प्रदर्शन करने लग गए, इस टाइप में ऐसे काम करने लगे। अब अमेरिकी लोग अपना विस्तार करने लग गए। फलतः रेड इंडियंस जो मूल निवासी थे, उन्होंने सबसे पहली बड़ी बाधा को उन्हीं को बाधा समझा, क्योंकि कुछ भी है कैसे भी मतलब जैसे उसमें ट्राइब्स में होता है कि है ना मूल निवासी तो वही होते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं को हटाते हैं, कोई भी पब्लिक हुई। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सरकार गलत करती है, उनके लिए विकास करती है, पर उस मात्रा में नहीं हो पाता, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहते अपनी जगह को। तो इस बीच में वहाँ की बात करते हैं, तो वहाँ के मूल निवासी थे रेड इंडियंस। तो उनका और जो अमेरिकी जो वो खुद को कहते थे, जो यूरोप से आए हुए थे, उनके बीच में टकराव होने लग गया। इस संघर्ष में इंग्लैंड ने रेड इंडियंस का पक्ष ले लिया। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आ गई कि रेड इंडियंस का, क्योंकि मूल निवासी कोई भी होगा तो सरकार तो उसी का पक्ष लेगी कि आपकी बात मानी जाएगी, वो किया जाएगा। और उनके लिए एक आरक्षित क्षेत्र कर दिया, साउथ अमेरिका में आरक्षित क्षेत्र कर दिया। इससे जो ये यूरोप से आए हुए थे, जिसको अमेरिकी कहते थे, वो असंतुष्ट हो गए कि भाई हमने ब्रिटेन की सरकार को बना रखा, उसके कर इतना देते हैं, फिर भी इन्होंने रेड इंडियंस की बात मानी। तो इस बीच में टकराव और बढ़ने लग गया ब्रिटिश में और इनमें, जो नए अमेरिकन थे जो यूरोप से आए हुए थे। अब चौथा सबसे बड़ी दिक्कत आई, औपनिवेशिक आर्थिक कानून। इसमें लफड़ा क्या हुआ कि मतलब अमेरिका तो उपनिवेश था, जैसे हम भी उपनिवेश थे, हम गुलाम थे। उपनिवेश का दूसरा नाम गुलाम होता है। और इंग्लैंड जो कि मातृ देश था, औपनिवेशिक शक्ति, इसके पास कानून निर्माण करने की शक्ति थी कि मतलब कानून निर्माण होगा ब्रिटेन में और यहाँ पे आके अमेरिका में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इससे ये लगा लीजिए कि जहाँ पे गुलाम होगा तो वहाँ पे शोषण स्टार्टिंग होगी ही होगी, शोषण पूरा चरम पे होगा। तो इसलिए औपनिवेशिक कानून बने, जिसमें 3 प्रकार के कानून बनाए गए: नौ परिवहन कानून, औद्योगिक कानून और व्यापारिक कानून। नौ परिवहन कानून के तहत कहा गया कि ब्रिटेन व उसके उपनिवेश के जहाज ही अमेरिका बंदरगाह पर जा सकते हैं।
तो इस तरह अमेरिकी बस्तियों पर सभी आयात निर्यात ब्रिटिश जहाज़ों से करवाने लगे। करना बाध्यकारी भी हो गया, जैसे मतलब ज़रूरी ही हो गया कि आप इसके अलावा और कुछ करेंगे ही नहीं। इससे ब्रिटिश जहाज़ को उद्योगों का मनमाना परिवहन शुल्क करने का मौका मिल गया। तो भाई कुछ भी है, किसी से मनमानी चीज़ करोगे तो फिर वो एक टाइम के बाद गुब्बारा तो फूटेगा ना। तो उसी चीज़ में करना है, आर्थिक लाभ तो मिला उनको, पर औपनिवेशिक जो हानि थी ना वो इनको झेलनी पड़ गई। दूसरा था औद्योगिक कानून। इसके तहत इंग्लैंड ने अमेरिका के उन औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया जो बाहर से आते थे, जिनका निर्माण इंग्लैंड स्वयं करता था। इसी क्रम में तांबा गलाने पर रोक लगा दी, लौह उद्योग को बंद कर दिया, ऊनी वस्त्रों एवं टोपियों का निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे अमेरिकी हित बाधित होने लग गए। सबसे बड़ा लफड़ा तो अब होने लगा। इससे व्यापारिक कानून था, अब तीसरा आया व्यापारिक कानून। इसके तहत कहा गया कि अमेरिका में उत्पादित कुछ वस्तुएं जैसे कपास, चावल, तंबाकू का निर्यात केवल इंग्लैंड को ही किया जाएगा। कहीं ये सोचे कि है ना मतलब दूसरे देश को दे दें, पर नहीं, इसी को सिर्फ इंग्लैंड को किया जाएगा। इस कानून में से अमेरिकी लोगों के आर्थिक हित को हानि होने लग गई, क्योंकि भाई कोई भी है कि एक ही जगह एक्सपोर्ट कर पाएगा तो फिर कैसे कमाएगा, क्योंकि फिर तो मनमाना चीज़ चलने लग गई। इससे हुआ क्या, इस कानून को अमेरिकी लोगों ने आर्थिक हानि हो, इससे मतलब अमेरिकी लोगों को आर्थिक हानि होने लगी, क्योंकि अन्य यूरोपीय देश इन वस्तुओं का अधिक मूल्य देने को तैयार हो गए थे। कि भाई दूसरे इंग्लैंड से अलग जो भी थे वे सारे मतलब देने को तैयार थे, क्योंकि जो मार्केट में से कोई चीज़ निकाल लोगे और बिल्कुल नाम मात्र की रह जाएगी क्वांटिटी, तो अपने आप ही की कीमत बढ़ जाएगी। तो वो होने लग गया। इससे भी उनका वो अमेरिका को वो लफड़ा होने लगा कि भाई नहीं भाई अब तो बहुत हो चुका, कि ब्रिटेन का शासन नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो अब चरम सीमा पे आने लग गए उनके। तो अब आए बौद्धिक, अब कहा जाए तो बौद्धिक आने लग गए, क्योंकि बौद्धिक ये नहीं है कि मतलब अभी लास्ट में आए सब कुछ ख़त्म हो गया था तो तभी क्यों आए, उससे पहले क्यों नहीं आए। अब बौद्धिकों की मतलब स्टार्टिंग में से ही थी, पर कोई मानने वाला भी तो हो। तो बौद्धिकों की भूमिका बहुत बड़ी होने लग गई, जैसे जेम्स ओटिस, टॉमस पेन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे जो बुद्धिजीवी थे ना, उन्होंने प्रबोधनकालीन चिंतकों से प्रेरित होकर अमेरिका समाज को जागरूक करने लग गए वो। अर्थात उन्हें शोषण के रूप को वहाँ के लोगों से परिचित करवाया कि कैसे आप शोषित हो रहे हो, और अपने अधिकारों के प्रति सचेत होएं कि आप कैसे कैसे मतलब आपके अधिकार क्या हैं क्या नहीं है। इसी उसमें कहा कि जेम्स ओटिस ने कहा कि इतिहास में आरंभ से ही अभी तक सभी राज्य दमनकारी होते आए हैं, किंतु इससे दमन करना कोई अधिकार तो नहीं बन जाता। मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत करता हूँ। इस तरीके से अमेरिका का दिमाग बदला गया। अब उसके बाद आई भाई ग्रेनविले की नीति, क्योंकि अब कुछ भी है ब्रिटेन भी तो उसका कुछ चेंज करेगा। तो अब आई ब्रिटेन की नीति, जिसमें ग्रेनविले था। ग्रेनविले कहा जाए तो जब उन्होंने सप्तवर्षीय युद्ध के कारण जो इंग्लैंड पर पड़ रहे वित्तीय बोझ को देखते हुए ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज थर्ड ने प्रधानमंत्री ग्रेनविले, प्रधानमंत्री थे भाई, छोटी मोटी बात थोड़ी थी। और वहाँ पे तो शासन समाज चलता था कि भाई शासन राजा का शासन चलता था, उस तरीके से होता था। तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज थर्ड ने प्रधानमंत्री ग्रेनविले को प्रशासन में कुशलता लाने को कहा। इसी क्रम में ग्रेनविले ने अमेरिका की आय व्यय से संबंधित रिपोर्ट का अध्ययन करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में उन्होंने देखा कि अमेरिका से इंग्लैंड को अपेक्षित आय नहीं हो रही, अतः उसने पुराने कानूनों का कड़ाई से पालन करने के लिए बल दिया। चोरी छिपे व्यापार था जो उसको रोक दिया, जो मतलब बीच में एक्साइज ड्यूटी वगैरह को छोड़कर वो करते हैं, तो उस तरीके से काम करना वो कर दिया, उस पर सख्ती कर दी। साथ ही स्टैम्प एक्ट ले आए और एक साथ ही शुगर एक्ट लेके आए, जिससे उन पर अमेरिका पर ये दो प्रकार के नवीन कर लगाए गए। इसके तहत विभिन्न तरीके के लेन देन पर लाइसेंस के संदर्भ में खरीद बिक्री और पर स्टैंप लगाकर उनका मतलब और ज़्यादा शोषण होने लग गया। उनको ब्रिटेन को पैसा तो बहुत मिला, पर इससे है ना नाराज़गी, अमेरिकियों की नाराज़गी और बढ़ गई। वो बिल्कुल चरम सीमा पर आने लग गए कि अब तो बस, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुछ करेंगे। इससे संसद, अमेरिका इंग्लैंड की संसद में कहा तो गया कि हाँ भाई आपने ये किया वो किया, पर किसी ने कुछ ज़्यादा वो नहीं देखा कि है ना भाई पैसा आ रहा है, छोड़ो कुछ नहीं हमें। अब दूसरे थे लॉर्ड नॉर्थ की नीति।
उन्होंने किया क्या, ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी असंतोष को दूर करने के लिए अमेरिका पहुंचने वाली चाय को कम मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया। उसका क्या फ़ायदा था, क्योंकि कुछ भी मानता हूँ कि वो स्टार्टिंग में अमेरिका बिल्कुल चाय पे निर्भर था कि चाय मतलब यहाँ पे ही वो की जाएगी। अब जो भी मतलब जहाज़ थे वो ब्रिटिश बंदरगाह पर नहीं आएंगे, और वो सीधे मतलब सीधा अमेरिकी बंदरगाह पर जाएंगे और वहाँ से हो जाएंगे। इसी प्रकार सीधे अमेरिका के तट पर चाय के जहाज़ पहुँचने लग गए। इससे इंग्लैंड के तटों पर जहाज़ लाए बिना सीधे बंदरगाह वहाँ पर पहुँच गए। तो इससे परिवहन लागत, मेन तो यही था कि परिवहन लागत ख़त्म हो गई। ख़त्म तो नहीं कह सकता, पर अधिकता से जो मतलब जैसे कोई होगी 1000 की वो टैक्स होगा, तो उसकी बजाय 200-300 का टैक्स हो गया होगा। बस इतना फ़र्क पड़ा। पर इससे तो काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि चरम सीमा पर अमेरिकियों का असंतोष हो गया था। किंतु अमेरिका ने इस नीति का बहुत ज़्यादा विरोध कर दिया कि भाई क्या, अब चाय चाय से मतलब थोड़ी सब कुछ। और वे अब इंग्लैंड का बिल्कुल हस्तक्षेप स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे। अतः 1753 में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में अमेरिकी जो यूरोप से आए हुए थे, उन्होंने बोस्टन बंदरगाह पर चाय से भरे ब्रिटिश जहाज़ को लूट लिया। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हुई, और इसी को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना गया। अतः ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी लोगों पर कठोर कार्रवाई कठोर कार्रवाई की। फलतः अमेरिकी व इंग्लैंड के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसमें अमेरिकी सफल हो गए और उन्होंने आज आज़ादी हासिल कर ली। इससे कहा जाए तो देखो, कुछ भी है, कितनी भी लड़ाई हुई हो, उससे फ़ायदा तो हुआ, इसमें कुछ भी कहा जाए। अब इसके प्रभाव और परिणाम देखे जाए तो अमेरिका पर प्रभाव ये हुआ कि अमेरिका को स्वतंत्रता मिल गई। एक संविधान बना जिसके तहत राष्ट्र का प्रमुख जनता के द्वारा निर्वाचित होने लगा। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। साथ ही संघीय शासन के तहत राज्य और केंद्र की शक्तियों को स्पष्ट विभाजन कर दिया कि राज्य क्या करेगा, पूरा कंट्री क्या करेगी, पूरा देश क्या करेगा। अब दूसरा था इंग्लैंड पर। अब इंग्लैंड पर प्रभाव सबसे बड़ा पड़ा कि वो पहली बार किसी मतलब उपनिवेश से हार गया वो। उससे उसने सोचा कि अब देखते हैं कि है ना भाई, और कई नई कॉलोनियाँ बनाते हैं अपनी। तो उन्होंने सफ़ेद वालों पे मतलब जैसे रंग भेद की नीति अपनाई। जो सफ़ेद देश थे जैसे स्विट्ज़रलैंड वगैरह, तो इन पर तो अपनी नीति अपनाई कि भाई इनको उदार नीति, मतलब पहले से ही थोड़े थोड़े नियम कानून दे दो, मतलब अधिकार दे दो। पर जैसे काले थे, जैसे हमारे जैसे लोग थे, सांवले और काले लोग, तो इन पर कठोरता से पालन करने लग गए। और वित्तीय बोझ तो था ही, कहीं ना कहीं से तो निकालना था, तो उन्होंने ये किया। और तीसरा पड़ा फ्रांस पर प्रभाव। अमेरिकी क्रांति में ब्रिटिश के विरुद्ध फ्रांस ने अमेरिकियों का साथ दे दिया, जहां ब्रिटेन की पराजय हो गई। ब्रिटेन तो वैसे ही हार गया था। इस तरह फ्रांस ने सप्तवर्षीय युद्ध में अपनी पराजय का बदला ले लिया। अब पड़ा भारत पर प्रभाव। भारत पर आरंभ से ही अंग्रेजों ने कठोर नियंत्रण की नीति अपना ली। वस्तुतः अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों से का परीक्षण करने पर ब्रिटेन ने पाया कि वहां आरंभ से ही कठोर हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो जनता में स्वतंत्रता की चेतना का विकास हो जाएगा। फिर तो हाथ मलते रह जाएंगे और फिर से मतलब ऐसा ही उपनिवेश निकल जाएगा। ये चीज़ कुछ भी है, तो देखा जाए तो ब्रिटेन के हाथ वो अमेरिका तो निकला, पर उसके साथ साथ उसने बहुत कुछ पा भी लिया। उसने पता नहीं कितने उपनिवेश बनाए, जिसे अब तो आज़ादी मिल चुकी है तकरीबन सबको। पर अब देखा जाए तो उससे अमेरिका का भी भला हो गया। अमेरिका में रेड इंडियंस वगैरह, उनको तो अब तो ठीक है उनका सब कुछ, पर पहले तो मूल निवासियों को तो जगह भी नहीं थी। चलिए भाई, ठीक है, धन्यवाद। और भाई अगर बढ़िया ठीक लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।